नमस्कार, मैं संकेत आउटे। आज मार्केट ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा दिया है। मैं समवेयर अराउंड जो वीडियो बना रहा हूँ 1:45 के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली अभी जो मार्केट चल रहा है वो सीधा 24,450 के आसपास चल रहा है। जब ओपनिंग हुआ था ना मार्केट का समवेयर अराउंड 24,400 के आसपास वो चला गया था पहले ही कैंडल में। मतलब ओपनिंग जो हुआ था 300 से ऊपर हुआ था, 350 के आसपास ऊपर गया, फिर नीचे सीधा 200 पे आया। अब 200 पे आने के बावजूद फिर मार्केट ने उछाल दिखा दिया सीधा 24,450। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, बोलना नहीं है बिल्कुल आपको। मार्केट आपको बुलाएगा बट जानेगा नहीं, अप एंड डाउन होता रहेगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मेरे पास 10 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, एक साथ मत डालो, एसटीपी लगा दो। आप बोलोगे नहीं मैं बीच बीच में डालता रहूंगा, ये होता नहीं है और जमेगा भी नहीं आपको। इसीलिए आपको क्या करना है कि डेट फंड में पार्क करना है, वहां से एसटीपी लगाना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एवरेज होता रहेगा, बढ़िया एवरेजिंग होगा। चलो गिर गया, ऐड कर दो बॉटम में, बढ़ रहा है, आराम से एवरेज होने दो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ये महीना डेढ़ महीना कैसे निकालने वाला है आगे का वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट में बिल्कुल भी नहीं नजर आएगी। ये मार्केट को पुश कर रहा है ऊपर, अब थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर कोई निगेटिव न्यूज आएगी और थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है। इसके ऊपर अब मैं बोलना चाहता हूं आपको, जो भी मार्केट में अभी बढ़ोतरी नजर आ रही है उसके पीछे रीजन है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा। यूएस की मैं बात कर रहा हूं। यूएस में जो इन्फ्लेशन डेटा है ना वो आया है 2.9% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2021 से सबसे कम स्पीड है इसका बढ़ने का। पिछले जून का रिजल्ट अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 3% के आसपास था। उसके बाद में मई का देखो 3.2% था, बट टारगेट जो है ना वो 2% का है, जो कि बहुत बड़ा हेवी नजर आता है। 2% तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और मेंटेन रखना उससे भी बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है, पैसा बहुत ज्यादा उड़ाना है, तो आपके इन्फ्लेशन की भी डिमांड इतनी कम नहीं होनी चाहिए। ये मेरा हिसाब किताब है। क्योंकि कहीं पर भी जाओ, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है, कोई भी कंट्री देखो जो बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज में है, वो कंट्री देखो, वहां पे महंगाई होती है। थोड़े प्रोडक्ट आपको महंगे लगेंगे। आप इंडिया से उठ के अगर अमेरिका जाते हो वहां पे महंगाई दिखेगी। लंदन जाओ, यूरोप जाओ, आपको महंगाई दिखेगी, बिकॉज दे आर डेवलप्ड नेशन। जब कोई बंदा एकदम छोटी मोटी कंट्री से इंडिया में आएगा ना, तो इंडिया में लगेगा यार ये महंगा है यहाँ पे। अमेरिका जाएगा तो मर ही जाएगा, इतनी ज्यादा महंगाई उसको नजर आएगी, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। बट अमेरिका जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब एकदम छोटा मोटा काम करने वाले इंसान को भी इतनी बड़ी सैलरी मिलती है जो यहाँ पे एक इंजीनियर को मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री किस लेवल पे है। मेरे हिसाब से आज मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, जो मैंने मॉर्निंग में भी एनालिसिस करके हमारे लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी कोर्स में बोला था। सिर्फ 3,000 में कोर्स लेते भाई साहब। लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी, लाइव मार्केट में सिखाता हूँ किस प्रकार से ट्रेडिंग किया जाता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस प्रकार से लेवल निकाले जाते हैं, निकाल के दिखा देता हूँ वहां पर। सो अगर आपको सीखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बढ़िया परफॉर्मर कौन है यहाँ पे? आईटी इंडेक्स है। आईटी में दबा के पैसा लगाया जा रहा है हमारे रिचमी के इन्वेस्टर। अब बताओ आईटी इंडेक्स, आईटी म्यूचुअल फंड क्या सीन है? क्योंकि 6 महीने पहले मैंने बोला था कि मार्केट नीचे जा सकता है आईटी का, फिर भी हमें बाय करना है। बहुत सारे लोग जिनका हम पे विश्वास है ना, दबा के पैसा डाल दिया, बट बाकी लोगों को लग रहा था अरे सर नहीं रुकते, छोटा मोटा अमाउंट डाल देते हैं। 100 बार बोल रहा था साहब, महंगी चीज सस्ते में मिल रही है, उठा लो, जब बढ़ेगा ना तगड़े रिजल्ट दिख जाएंगे। अब वही स्कीम सारे स्कीम्स को आउट परफॉर्म कर रही है। ये जादू होता है आईटी स्कीम्स का। थोड़ा जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसके ऊपर विश्वास करके इन्वेस्ट करके देखो, पता चल जाएगा। आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है, इस नंबर को कॉल करो, इन्फॉर्मेशन लो और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। मेरे हिसाब से आज मार्केट इजीली 500 तोड़ के ऊपर चला जाएगा, 24,500 को भी। ये मेरा हिसाब किताब है। बिल्कुल आपको रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, या आपको किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का टिप नहीं दे रहा हूँ। वो आप सोच के, आपका दिमाग लगा के आपको इन्वेस्ट करना है। अब आज का अगर आप देखो ना, सबसे बड़ा परफॉर्मर आईटी भाई साहब, 2.5% की ग्रोथ, 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा आज आईटी इंडेक्स बढ़ चुका है। नो डाउट सारे इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म आज कर रहे हैं, बट एक हीरो होता है ना, तो ये है आज का हीरो, जिसको हम बोलते हैं आईटी इंडेक्स। टीसीएस क्या परफॉर्म कर रहा है आज भाई साहब, मतलब आग लगा दी है टीसीएस ने। 2.3% की आज की ग्रोथ, 100 पॉइंट से बढ़ चुका है आज टीसीएस। 100 पॉइंट्स की ग्रोथ इतने बड़े स्टॉक में, मानना पड़ेगा। कल की और आज की कैंडल देख लो टीसीएस की, आप समझ जाओगे कि भाई साहब ब्रेकआउट किसे कहते हैं।
और एक हिंट दे देता हूं, ऑल टाइम हाई तोड़ने की कगार पे है, तोड़ दिया है, बढ़िया पैटर्न बन चुका है। जब भी किसी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप सोचो, एक आइडल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। बाकी आप समझदार हो, बहुत ज्यादा मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मुझे ग्रोथ दिख रही है आईटी में, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। एसबीआई और पीएनबी के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है, जहां पे बोला यह जा रहा है कर्नाटक सरकार ने उनके जो भी डिपार्टमेंट्स है उनको क्लियरली बोल दिया है, उनके बोर्ड्स को बोला है, उसके साथ साथ कॉरपोरेशन पीएसयू कंपनियों को बोला है, यूनिवर्सिटीज़ को बोला है, उनको नोटिस दे दी गई है कि तुम्हारी जो भी इन्वेस्टमेंट पीएनबी में एसबीआई में है निकाल दो, ये कंपनियां हमें सब मिलके पागल बना रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर हमें रिटर्न ही नहीं मिल रहे। पीएनबी में हमने 10 सालों से जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, एक डेकेड से हमने इन्वेस्टमेंट करी है, बट हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो भी पैसा हमसे लिया, एसबीआई हो पीएनबी हो, इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को लेंडिंग दिया है। ऐसे प्राइवेट कंपनियों को पैसा दिया है, इनडायरेक्टली इनको किसी ना किसी के ऊपर रोक करना है या किसी ना किसी के ऊपर उंगली करनी है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपने प्राइवेट कंपनी को लोन दिया, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आपके पैसा डुबा रहे हैं और आप हमारा पैसा वापस नहीं दे रहे हो, इसीलिए ये उन्होंने आरोप किए हैं। उनका मानना यह है कि सरकारी जो भी एंटिटीज है उन्होंने पैसा इनको दिया है बट वो वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या आप डूबने वाले हो, क्या आप हमारा पैसा डुबाना चाहते हो? हमारा पैसा लेके आप किसी प्राइवेट पार्टी को लेंड कर रहे हो और वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहे, इसका मतलब हम फंस सकते हैं। आप हमारी एफडीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब एक चीज मैं बोल देता हूं, इसमें थोड़ा सा मुझे पर्सनली पॉलिटिकल एंगल नजर आ रहा है। वहां पे एक अलग सरकार है, बड़ी बैंक्स और अगर हम केंद्र में देखो तो एक अलग सरकार है, दोनों का टशन चल रहा है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप किए जा रहे हैं बाय द अपोजिशन पार्टी, और अपोजिशन पार्टी लीडर वही पार्टी काम कर रही है कर्नाटका में भी। अब कर्नाटका में भी उनके आरोप ये जो हो रहे हैं ना एसबीआई पे और पीएनबी पे, मैं बिल्कुल इन दोनों बैंक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी इनमें इन्वेस्टमेंट है। मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ये गिरे या उठे मुझे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से एसबीआई बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्टॉक का आप देख लो, मुझे उसमें अंदर नहीं घुसना है, मगर ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इनकी। एसबीआई अगर बोलो ना ऐसे जेब से निकाल के 100 करोड़ दे देगी, चलो ले लो भागो यहाँ से, पहले फुर्सत में निकलो बोल सकते, इतना ज्यादा बड़ा ग्रुप है एसबीआई ग्रुप। बट ठीक है यार, ये जो इतने बड़े जाइंट के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन जब लगाते हैं ना तो थोड़ा सोच के लगाना चाहिए। इन्होंने बैंक्स के स्टेटमेंट आए इसके ऊपर कि चलो यार बैठते हैं, सल्टा देते हैं, मैटर जो भी है बैठ के समझते हैं। बट सरकार ने भी ये बोला है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वजह से मार्केट में कोई पैनिक क्रिएट होना चाहिए था बट वो हुआ नहीं। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई साहब ग्रुप बहुत बड़ा है, ऑलरेडी एसबीआई थोड़ा नीचे है और क्या गिरेगा। उसके साथ साथ ओवरऑल पॉजिटिविटी मार्केट में इतनी ज़्यादा आ चुकी है ना कि ये न्यूज़ इजीली एब्जॉर्ब हो चुकी है, सो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट स्टॉक पे दिख नहीं रहा है। मेजरली जो डिस्कस करना है हमें ओला इलेक्ट्रिक डिस्कस करना है, बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ रहा है भाई साहब, अपर सर्किट लग रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ना एक स्टॉक का इतनी छोटी बात नहीं होती है। आईपीओ में जिस भी बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा पैसा डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल, और थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब कल ही जाएगा, डबल हो ही जाएगा। कल जाएगा क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि कल सैटरडे है इसीलिए मे भी नहीं जा सकता है, संडे में भी नहीं जाएगा। बट जिस लेवल से बढ़ रहा है ना, कॉशियस भी होना है, प्रॉपर एनालिसिस भी करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रकार की ग्रोथ इतनी आसानी से हजम नहीं होती है, क्योंकि अगर इतनी ही ग्रोथ आनी थी तो इतने ही एग्रेसिव आंकड़े भी दिखने चाहिए थे। अगर इनको पता था कि इतना ज़्यादा वैल्यू है इसमें तो इतना ज़्यादा नीचे प्राइस में ये स्टॉक मिलता ही नहीं अपने को। हर बार न्यू एज कंपनी का अगर आप देखो ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम पे लॉन्च किया जाता है। अगर आप पेटीएम का थोड़ा सा देख लो, हिस्ट्री पता चल जाएगा, पीबी फिनटेक देख लो, बहुत सारे मैं आपको ऐसे न्यू एज कंपनीज बता सकता हूँ जो लिस्ट होने के बाद नीचे आ चुके हैं। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, वो बात अलग है, बट कहना इतना ही चाहता हूँ कि अपर सर्किट लगना मतलब इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ है, एनालाइज करना पड़ेगा। अगर जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। अगर जेन्युइनली आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, मैं टारगेट रखता हूँ 2000 कमेंट का, वो आपको पूरा करना होगा। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 30-40 हज़ार लोग देखते हैं, इसका मतलब 2000 तो कमेंट इजीली आप कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी होगी, ओला कमेंट कर देना, बहुत तगड़ा वीडियो डिटेल में मैं दे सकता हूँ। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंप्लीट कंसेप्ट आपकी क्लियर कर दूंगा एकदम डीप लेवल पे जाके। तो अगर आपके दिमाग में एथर आए, टाटा आए, कोई भी आए, आपको समझ जाएगा
कि कौन से एक्चुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें इन्वेस्ट करना है और कौन सी व्हीकल लेनी है, इतने डीप में हम घुसेंगे। सो दैट कमेंट करना। ओला 20% का अपर सर्किट है, जहां पे स्टॉक का अगर आप देखो ना, सेल्स 32% से ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पुराने एक साल पहले 1250 करोड़ का सेल था, अभी वो पहुंच चुका है 1650 करोड़। बी स्पेसिफिक 1644 करोड़ का सेल है, जहां पे ऑलमोस्ट 1600 करोड़ लास्ट क्वार्टर में हुआ था और अभी भी 1600 करोड़ के आसपास है। इतनी ज्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, 2% के आसपास है, 2-2.5%। बट लॉस इन्होंने एज ए नेट प्रॉफिट बुक किया है, 347 करोड़ का लॉस है भाई साहब, नेट लॉस, जहां पे ऑपरेटिंग लेवल पे अगर इनका लॉस देखो तो 205 करोड़ का लॉस है। मेरे हिसाब से ये लॉस 2 साल तो कम से कम घटने वाला नहीं है, ये लॉस इंटैक्ट रहेगा। एज पर माय एनालिसिस इनका सेल्स बढ़ता जाएगा, सेल्स बढ़ता जाएगा, कस्टमर एक्वायर किए जाएंगे, बड़े लेवल पे कस्टमर लाए जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनने के ऊपर कोशिश की जा सकती है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, न्यू एज कंपनियां है, ये अमेरिकन स्ट्रैटेजी, इंडिया की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में धंधे के ऊपर फोकस किया जाता है और नेट प्रॉफिट के ऊपर ही फोकस किया जाता है। वो धंधा ही नहीं है जो प्रॉफिट देता ही नहीं है, ये सिंपल माइंडसेट इंडियन लोगों का है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है क्लियरली अमेरिकन स्ट्रैटेजी है, यूएस वाली स्ट्रैटेजी है, जहां पे चलो धंधा बने ना बने घंटा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे पैसा आना चाहिए, मतलब सेल होना चाहिए, कस्टमर एक्वायर होनी चाहिए। पैसा ना बने कोई बात नहीं है, कस्टमर एक्वायर होना चाहिए। एक बार कस्टमर बन गए फिर हम धंधा बढ़ाएंगे। बट इस स्ट्रैटेजी में दिक्कत यह है कि आगे जाके आप थोड़ा भी 19-20 हो गए ना, ये बहुत तगड़ी थीन लाइन है, इस थीन लाइन के ऊपर आपको चलना है। थोड़ा भी इधर उधर हुए खत्म, बिजनेस रातों रात गायब हो सकता है। और बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में ऐसे गायब हो चुके हैं। ओला हो जाएगा ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है, एक मैं आपको बिजनेस की आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक नई बढ़िया सी बाइक लॉन्च कर ली है, मज़ा आया, मतलब ओला रोडस्टर देख के। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है बाइक कैसे है क्या है, मैंने सिर्फ अभी इमेजेस मेरे सामने चल रही है, अभी भी मुझे एकदम फैसिनेट लग रहा है ऐसी बाइक देख के। एक न्यू एज जो लोग हैं ना यहाँ पे, मतलब जेनजी बोल सकते हो, या 20-30-40 की उम्र को भी, मतलब 50 को भी मुझे नहीं लगता कि ये खराब लगनी चाहिए। ओला की बाइक्स डिज़ाइन इंप्रेसिव है, कुछ नए नए फीचर से लोग डालते हैं, टेक्नो सेवी बाइक्स इन्होंने बनाई है जो यहाँ के यूथ को ज़्यादा अपील कर रही है। इस वजह से ये लोग इनको पसंद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनका सेल्स भी बढ़ रहा है। जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी बोल ये रही है कि उनको सप्लाई चेन और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना होगा, कॉस्ट रिड्यूस करना होगा। बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज उसके ऊपर लगती है। बैटरी के सेल्स की बात करो ना तो 35% कॉस्ट बैटरी पे ही जाता है और वो इंपोर्ट की जाती है सेल्स वगैरह। तो इतनी ज़्यादा बैटरीज की वैल्यू होती है ना, इस वजह से इंपोर्ट चार्जेस ये सारी चीज़ें होती है, तो इनको कॉस्टली जाता है। अब फिलहाल ये इंपोर्ट करना ही चाहिए, मैं इससे बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। जब तक एक बढ़िया टेक्नोलॉजी इन हाउस नहीं बनती या इन इंडिया नहीं बनती, तब तक इन्होंने बिल्कुल भी इंडिया पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे भाई एंटी इंडिया बातें कर रहे हो, मेक इन इंडिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूँ। कंपनी ने ये बोला है कि हम इंडिया में वेंडर्स डेवलप करेंगे और वहां से हम परचेसिंग करेंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा। बट इंडिया में जब तक कोई कंपनी आपको उस लेवल के सेल बनाने की कोशिश नहीं करेगी या उतना तगड़ा कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करेगी, जब तक उतनी तगड़ी ऑर्डर उनके पास ना हो। एक बड़ा एग्रीमेंट बनेगा, बड़े सालों के लिए बनेगा, उसके बाद एक कंपनी ऐसे सेल बनाने के ऊपर फोकस करेगी। ये बिजनेस के फंडे हैं, मैंने बहुत सारा एनालिसिस इसके ऊपर भी किया है, इसीलिए इंडिया में कोई इतनी बड़ी कंपनी इतने बड़े स्केल पे नहीं बना रही है। मेरे हिसाब से दूसरी तीसरी कोई कंपनी नहीं होगी, एक तो एक्साइड बैटरीज होगी या अमरा राजा ही होगी जिनके पास से ये लोग इंपोर्ट करेंगे। ये लिख के रखना, बड़े वेंडर इनके वही होने वाले हैं। ये अभी से मैं बोल के रख रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल 2 साल चले जाने दो, फिर वो वही होने वाला है। कंपनी बोल रही है हमारी बातें चल रही कुछ कंपनियों के साथ, वही कंपनियां होंगी ऐसे मुझे लगता है। बट फिलहाल ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं बढ़िया क्वालिटी हो सकती है, रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए इंपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से होना चाहिए। एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल ओला इलेक्ट्रिक पे उठ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे सवाल उठ रहे हैं, उसको इन्होंने फिक्स करना चाहिए और थोड़ा मूव ऑन आगे जाके करना चाहिए। एक बढ़िया डिसीजन उन्होंने लिया, 4 व्हीलर सेगमेंट में घुस रहे थे, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है, सबसे तगड़ा डिसीजन है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा विजन इनका डाइवर्स हो जाता और इस बाइक के सेगमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता। जो भी डिसीजन लिया है वो बढ़िया लिया है। फिर आगे हमें यही देखना है कि जब भी ये मास प्रोडक्शन पे अभी उन्होंने फोकस किया, इसीलिए कैपेक्स बहुत ज़्यादा लगा होगा, इसीलिए लॉसेस में है।
थोड़ा और सेल्स बढ़ने दो, जैसे सेल्स बढ़ेगा मास प्रोडक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे कॉस्ट भी कम आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग की और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। तो एक बार देखना पड़ेगा ये लोग क्या करेंगे। जो रोडस्टर बनाएंगे उसकी प्राइस 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख में ये ऑन रोड अपने को आएगी। मुझे लगता है कि जो एक शोरूम भी है वो भी 1 लाख के ऊपर ही अच्छी खासी हो सकती है। ये तो आर्टिकल में लिखने वाली चीज़ है, धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। बट बाइक मज़ेदार बनाई, मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक लगती है। प्रैक्टिकली क्या होगी आई डोंट नो, मैंने ट्रायल ना ली है ना मैंने कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन देखे, सिर्फ इमेज देख के मैं बोल रहा हूँ। जब भी मैं ओला के ऊपर अगर आपकी 2000 कमेंट से डिमांड आई तो डेफिनेटली बाइक ट्रायल लेके बातें करूंगा। इतने लेवल पे मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ। खुद जाऊंगा शोरूम में, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑन शोरूम भी दिखाऊंगा और प्रमोशन नहीं करूंगा। जो भी खराब होगा वहां पे सीधा बोल दूंगा भाई साहब इसका ये खराब है मत लो, इतने लेवल पे। बिकॉज मैकेनिकल अंदर से मरता नहीं है ना, तो वो हर बार जिंदा होने की कोशिश करता है, वो दे दूंगा मैं आपको। HL का रिजल्ट आ चुका है। HL के बारे में हमने थोड़ी बातें करी थी, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करी थी, बट जो भी रिजल्ट आया है ठीक ठाक आया है, घटिया नहीं बोल सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत तगड़ा डिक्लाइन दिख रहा होगा, बट जिन लोगों को पता नहीं है ये क्वार्टर इनका खराब ही रहता है। ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करो तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ नजर आ रही है हर एक क्वार्टर। मतलब 2021 से 2022 के जून में एक अच्छी खासी ग्रोथ थी, 22 से 23 में ग्रोथ थी, 23 से 24 में भी ग्रोथ है, और आने वाला अगला क्वार्टर भी ऐसे ही रहता है। एवरेज इससे थोड़ा बेटर रहता है, और जो मार्च का क्वार्टर है वो बहुत तगड़ा रहता है। 21,000 करोड़ की अब इनको डील मिल रही है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, वो भी मिलने दो, फिर उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल जो रिजल्ट है और नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है, अच्छा है आप बोल सकते हो, एकदम खतरनाक नहीं बोल सकते। स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, एक बॉटम इसने बनाया है ऑलरेडी। अभी फिलहाल ये जो 4700 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी इतना कुछ निगेटिव इंपैक्ट स्टॉक में होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली बढ़ ही गया था, बढ़ने के बाद फिर से थोड़ी रेड कैंडल अभी बनती हुई नजर आ रही है। रेंज बाउंड है, बट जैसे ही कुछ अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज आए मे भी ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। एक पेनी स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में किसी ने सुना है या नहीं सुना है आई डोंट नो। विनी ओवरसीज लिमिटेड 228 करोड़ की कंपनी है, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ घटिया है। 5 साल की 3 साल की बिल्कुल भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, मगर स्टॉक का पी महंगा हो चुका है। ब्रेकआउट मिल चुका है इसका, तगड़ा ब्रेकआउट, 4 रुपीज के लेवल को ब्रेक किया है। फिलहाल जो अभी ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटी कंपनी है इसीलिए इसको इजीली बढ़ाया जा रहा है। 29 करोड़ का इनका सेल्स है, जो कि रिजल्ट में दिखाया जा रहा है। 42 लाख का इनका प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.22, जो कि ठीक ठाक है। मतलब और एक्सपेक्टेशन थे कंपनी से हमें कि और ज्यादा बढ़िया वो कर सकती है। फैब्रिक्स में कंपनी काम करती है, ऑलरेडी आपको ये पता ही होगा। थोड़ा और एनालिसिस कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फंडामेंटल ठीक ठाक है, कुछ चीज़ों में सेल्स ग्रोथ वगैरह एकदम घटिया है, फिर भी एक ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर किसी को रिस्क लेनी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग का, क्योंकि कंपनी का बोरोइंग भले 16 करोड़ का हो, रिजर्व कंपनी के 8 करोड़ के ऑलरेडी कंपनी के पास है। उसके साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 72% ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है, जहां पे FIS DIS कुछ भी नहीं है। पब्लिक सीधा 28% है, बट पब्लिक में भी कुछ बड़े बड़े नाम है जिनके पास 2%, 1%, 1.5%, 2.5% स्टेक पड़े हुए। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो भी पब्लिक में है उनके मैं बात कर रहा हूँ। सो दैट अगर स्टॉक को ऑपरेट करना है तो प्रमोटर के अलावा कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता। सो एक बार नज़र घुमाओ, 5 रुपए का 6-7 रुपए भी हुआ तो भी 50% के रिटर्न बन सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर ऐसे स्टॉक में आपको ध्यान देना है। अननेसेसरी अंधाधुंध पैसा इसमें नहीं लगाना है। हार्डली 2-3% आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लगा के आप ट्राई कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसीलिए आप लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।